in the today's lecture we are going to discuss about the periodic table and periodic properties. In the fast way we will revise all these things. ये प्योर बोर्ड लेवल पे एक रिवीजन है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सो एक बार पहले यानी वापस से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवाइज करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए कैसे जाते हैं फर्स्ट. दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद पूरी पीरियोडिक टेबल आई विल रिवाइज even the tricks of the complete periodic table, and I will completely draw the periodic tables to you. So already we have discussed periodic tables, mnemonics, rules and even magic rules of the periodic table and electronic configuration of Aufbau rule. ये सब पूरा पढ़ा है बट ये उसका एक रिवीजन इंपॉर्टेंट रिवीजन है जिससे एक बार आपको फिर से बनाना आ जाएगा. और ऑन द बिहाफ ऑफ दिस यानी कैसे पूरी पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया जाता है. जब तक पीरियोडिक टेबल नहीं आएगी, if you have no idea about the periodic table, if you are not thorough with the periodic table, then you cannot understand periodic properties. So periodic properties क्या है वो पढ़ने से पहले हम पढ़ रहे हैं किसका रिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का. So put a heading revision of electronic configuration. Revision of electronic configuration. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे बनाया जाता है. तो पहले जो पुराना ओल्ड सिस्टम था, अभी समझो लिखना नहीं, ओल्ड सिस्टम में बोहर ने कहा था कि एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड के एल एम एन लाइक शेल्स होती हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं. पहली शेल में 2 देन 8. ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते थे, 2n स्क्वायर से. ये कैसे निकाले जाते थे, 2n स्क्वायर के बेस पे निकाले जाते थे. बट अब जो मॉडर्न सिस्टम है उस मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल है उन्हें के एलिमेंट से नहीं बल्कि हम इसे sp-df से रिप्रेजेंट करते हैं. और ये sp-df एक्चुअल में है क्या, दे आर सब शेल. ऑर्बिट तो है 1 2 3 4 और उसके अंदर पूरा डिवीजन बनाया गया है. कैसे, तो एटम के अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है. न्यूक्लियस के अराउंड ये फिगर सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी लोग इसको. न्यूक्लियस के अराउंड ये है n इक्वल टू 1, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट. n इक्वल टू 2, सेकेंड ऑर्बिट n इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 4. हर ऑर्बिट में ऑर्बिट और शेल एक ही वर्ड है. ऑर्बिट बोलो या शेल बोलो एक ही वर्ड है. देखिए एवरी ऑर्बिट और शेल हैव सम सब शेल, लेकिन n इक्वल टू 1 का कोई सब शेल नहीं होता, इसका कोई सब शेल नहीं. लेकिन जो n इक्वल टू 2 है उसमें 2 डिवीजन किए हुए हैं, 2s 2p. लेकिन जो n इक्वल टू 3 है उसमें 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3s 3p और 3d. तो ये जो 3s है, ये 3p है, 3d, ये सब क्या है, ये ऑर्बिटल्स है. ये सब क्या है, ऑर्बिटल्स. सो सबशेल, दे आर सबशेल. ये सब क्या है, सबशेल. हर शेल के अंदर होती है सबशेल, हर शेल के अंदर सबशेल. तो अब ये 4 का क्या बनेगा, 4 का बनेंगे 4s 4p 4d और 4a. अब बोले सर 4f तो क्यों होता है क्या, नहीं, जैसे 5s 5p 5d 5a 5g, तो 5g भी होता है. लेकिन 5g की आवश्यकता आपको एटॉमिक नंबर 120 तक लगेगी ही नहीं और 120 से ज्यादा एलिमेंट अभी है ही नहीं. मतलब किसी भी कंडीशन में आपको 5g की जरूरत नहीं होगी. तो हम हमेशा क्या करते हैं कि 5 में 5s 5p 5d तक ही देते हैं, 5s 5p 5d और 5a 5g. ये न्यूक्लियस के अराउंड मिलने वाले ऑर्बिट और सबशेल, हर सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल. हर सबशेल में क्या होते हैं, ऑर्बिटल. शेल के अंदर, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल. और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं,
ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? ऑर्बिटल। मतलब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर। तो मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूं सबशेल, और उसके अंदर बना रहा हूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। सबशेल क्या? एस। एस में नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक ही, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है 1 बॉक्स। पी, पी में नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने? 3, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 बॉक्स से। किसे रिप्रेजेंट करेंगे? 3। और हर एक बॉक्स का नाम क्या होता है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने होते हैं? 5। ठीक है, तो इनका नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझा रहे? यहाँ पर देखो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये नाम भी याद नहीं रहे तो भी चलेगा, इसकी इतनी दिक्कत नहीं है। देन एफ में कितने होते हैं? 7। एफ में कितने होते हैं? 7। अब इसको इस तरह से समझो, ये जो है ये सब होटल के नाम है। एस नाम का होटल, पी नाम का होटल, डी नाम का होटल, एफ नाम का होटल। हर होटल में क्या होते हैं? कमरे होते हैं। हर होटल में क्या रहेंगे? कमरे। और एक कमरे में 2 से ज्यादा आदमी नहीं रह सकते। एक कमरे में 2। तो इस कमरे में कितने आदमी रह सकते हैं? मतलब इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? इसमें इस होटल में कितने कमरे हैं? 3 है, तो इसमें मैक्सिमम कितने? 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें 10 और इसमें 14। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्यूमुलेटेड बाय एनी ऑर्बिटल, एनी सबशेल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। कितने हैं, उसमें कितने कमरे, उसमें डिपेंड करेगा ना। जैसे मैं बोलूंगा कि एफ में सिर्फ 14 आ सकते हैं, तो 14 ही क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें कमरे ही 7 हैं। अब इसको कमरे ना बोलते हुए आप साइंस की भाषा में क्या बोलोगे? ऑर्बिटल्स। क्या बोलोगे? ऑर्बिटल्स। ये सब क्या हुए? ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, 3, 5, 7 और इसमें और एक बॉक्स में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग अलग होती है। क्या होती है? तो यहाँ पर ये रूल, एक ये फिगर ध्यान रखना है। बट इलेक्ट्रॉनों को भरने का ऑर्डर जैसा यहां दिख रहा है वैसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन यानी द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अगर आपको किसी को डिफाइन करना हो कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बताता है? न्यूक्लियस के अराउंड, किसी एटम में न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट कैसा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब एक टाइप का क्या हो गया? अरेंजमेंट। एक टाइप से क्या है? तो न्यूक्लियस, जैसे मेरे पास सपोज मान लीजिए कोई फंक्शन है या कोई एक क्लासरूम है। अब एक क्लासरूम में 10th का क्लास समझ लीजिए। अब 10th का क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं। अब हनीफा स्कूल के 10th क्लास के 50 बच्चों का कन्फिगरेशन मतलब कैसे बैठते हैं? ऐसा थोड़ा बैठते हैं कि एक ही कोई एक बेंच पे 5 बैठा है, कोई एक बेंच पे एक भी नहीं बैठा है। देयर एक सिस्टमेटिक होगा ना भैया, यानी उनको एक अरेंज किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि किसी किसी स्कूल में क्या होता है? रैंक वाइज बैठाया जाता है। मतलब जिनका स्कोर कम आता है, जो लो रैंकर होते हैं उनको आगे बिठाते हैं, और जो हाई रैंकर होते हैं उनको पीछे बिठाते हैं। और कहीं स्कूल में कैसा होता है कि जो इस टेस्ट में बिल्कुल टॉप करेगा उसको आगे बैठने को मौका मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट क्या चाहते हैं कि मुझे फर्स्ट बेंच पे बैठने को मिले। क्यों? क्योंकि फर्स्ट बेंच बैठूंगा तो ज्यादा अच्छे से मैं समझ पाऊंगा। और जिसको पता है कि जो होमवर्क नहीं करता, जो अपडेट नहीं होता, जो रेगुलर यानी मक्कार, वो क्या करते हैं? हमेशा पीछे बैठने की कोशिश करते हैं, ताकि पीछे बैठते रहे, अपना इधर टीचर पढ़ा रहा है पीछे खाते रहे। तो अच्छा, क्लास में टीचर पढ़ाते रहे और उस समय खाते रहना, उसका मजा ही कुछ और है। तो ये होता है ना। तो स्टूडेंट का जो ये अरेंजमेंट हो, जो ऐसा करता है, किसी दिन टीचर ने पकड़ लिया, फिर उसको उठा के आगे बिठा देते हैं कि चलती हुई क्लास में लंच खाने वाले आगे बैठेंगे, फिर जो नहीं खाते उनको पीछे इसलिए भेजा जाता है ताकि वो भी आदत सीख जाए। ये अरेंजमेंट समझ में है। वैसे सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। ये 11 कहाँ रहते हैं? क्या पूरे के पूरे 11 एक साथ न्यूक्लियस से चिपकते रहते हैं? नहीं।
तो बोहर बाबा ये वो पहले ही बोल गए थे कि नहीं ऐसा नहीं होता है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनों का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, बट उनका अरेंजमेंट फेल हो गया। वो अरेंजमेंट 18 के बाद में अप्लाई नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर 18 के बाद में अप्लाई नहीं हुआ, तो इसलिए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया। तो हमारा आज का जो मेन पर्पस है वो यहाँ पे रिविजन इलेक्ट्रॉनिक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को रिवाइज करना। उसमें ये सारा हमने समझाया था कि इस तरह से ऑर्डर दिया गया था, और एसपीडीएफ इन्हें सबशेल कहा जाता है। हर एक के सबशेल के अंदर क्या होती है, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो डी है, इन डी को बोलेंगे डीएक्स वाई, मैं इनके नाम यहाँ लिख देता हूँ पहले, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये सुनते थोड़ा अजीब है, इसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। नहीं लिखोगे ना तो बहुत ही अच्छी बात है, लिखोगे तो समझ जाएगी। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। मुझे बोला सर तो बोल रहे कि पढ़ना ही नहीं चाहिए, अभी नहीं, हर एक चीज का एक पढ़े। जैसे तुम मान लीजिए कि अभी से पीएचडी की किताब उठा के लिया है, तो कहीं सेंस है क्या? तो उसके लिए तो यही बोलेंगे कि अभी न पढ़ने में ही उसको फायदा है। सो एट दिस टाइम, बिकॉज क्वांटम नंबर के लिए अभी आप समझे नहीं हो ना, जब पढ़ लो तो आपको ये सब समझ में आएगा कि क्या ये एक्सिस बताता है, ये स्पेस ओरिएंटेशन है, स्पेस में कैसे ओरिएंट होते हैं वो। तो ये नॉलेज इज सिंपल यहाँ पे दिया है, इसलिए आपको बस याद रखना चाहिए कि डी नाम के होटल में 5 कमरे होते हैं, और एक कमरे में 2 से ज्यादा, वैसे भी गैर कानूनी एक कमरे में 2 रखना, है नहीं, तो एक कमरे में 2 ही लोग हो सकते हैं, और इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे भी 2, तो इनमें कितने, इसे अब इनको यहां से जो आपको भी लिखेंगे तो कंफ्यूजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये दिख रहा है भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला कॉलम दिख रहा है इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड कितने आ सकते हैं, एस में कितने आ सकते हैं 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 हो जाएगा, कोई आपत्ति? तो सबशेल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करेंगे। एक एग्जांपल दें, ये समझाने के लिए इसको लिखना नहीं, अभी कुछ भी लिखना नहीं है, एग्जांपल दें। तो आप सबको आता है, जैसे एक सिंबल रिवाइज करा हुआ ना एग्जांपल से। अभी हम ले लेते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। क्या होता है? 13 एटॉमिक नंबर, मतलब मेरे पास 13 इलेक्ट्रॉन है। या तो इसको 13 आदमी बोलो या 13 रोटियां बोलो, मैं रोटी के फॉर्म में याद रखता हूँ, है ना। इंसान काम किसके लिए करता है? रोटी के लिए, तो सारा कहते। अब ये मेरे पास 13 रोटियां हैं और ये लोग रोटी खाते हैं। एस मैक्सिमम 1 रोटी खाता है, कितनी? 1, 2 खाता है, कितनी खाता है वो? 2। एस कितनी रोटी खाता है? 2 से ज्यादा खिलाओगे उल्टी कर देगा, आपके ऊपर ही करेगा, तो खिला रहा उसके ऊपर ही कर देगा, अभी वो सीधे मुंह के अंदर। 2 से ज्यादा नहीं खिलाना। पी कितनी रोटी खाता है? 6 से कम खिलाओगे चलेगा, 6 से ज्यादा खिलाने की जरूरत नहीं। डी 10 और ए कितनी रोटियां है मेरे पास? 13 रोटियां। अब इनको खिलाना शुरू करते हैं। यहाँ आगे बैठा है हमारा मनीष, ठीक है, ये जो है ये मनीष 2s 2p 3s 1, ये इक्वल टू 1 था इसलिए मनीष। अब रोटी खिलाना शुरू करते हैं, 13 रोटी इसको खिलाएंगे, उसको पूरी 13 दे दी, इसमें से कितनी खाएगा ये? 2 खाएगा, बची हुई 11 इसको दे देगा, 2 इसने ले ली, चलो एक करके, फिर 11 में से 2 इसने खा लिया, ठीक है, कितनी बची? 9 रोटी इसको दे दी। लेकिन पी कितना खाता है? और 3 एस को दी 2 खाएगा 3s, फिर एक किसको दे दी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट। क्या हो गया बेटा? द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एल्यूमिनियम एटम, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम के एक एटम में जो 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, ये उसका पैटर्न। लेकिन ये जो रूल है, ये इससे फिलअप करना ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है। तो इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए एक रूल दिया गया। क्या दिया गया?
मतलब इलेक्ट्रॉनों को भरने का ऑर्डर क्या दिया गया, ऑर्डर, उसे हम कहते हैं अफबाउ रूल। क्या बोलते हैं उसे, तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप सबको हेडिंग डालना है डिवीजन ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के बाद न्यूक्लियस के अराउंड ये सारे पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाने के बाद ये टेबल बनाना है। पैटर्न, पैटर्न के नीचे ये टेबल। मेरी बात समझ में आई? ये पूरा टेबल बन जाएगा। उसके बाद हम ये एग्जांपल अभी नहीं लिखना है, समझाने के लिए था। उसके बाद हम लिखेंगे अफबाउ रूल। क्या लिखेंगे, अफबाउ रूल। ठीक है, इसको पहले नोट कर लो, अफबाउ रूल। अभी तक आपने पूरा वो सीख लिया है ना, करने कैसे और ऑर्बिट, ऑर्बिटल और सबशेल में डिवाइड किया है। तो 3 टर्म है, देखो एक्चुअली में से 4 टर्म है। ऑर्बिट, ऑर्बिटल, शेल, सबशेल। लेकिन 4 डिफरेंट टर्म नहीं है, क्योंकि शेल और ऑर्बिट एक ही होते हैं। जो ऑर्बिट है वही शेल है, जो शेल है वही ऑर्बिट है, बस उसका नाम दिया। और हर ऑर्बिट और शेल के अंदर होती है सबशेल, सबशेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना है। क्लियर है? मैं आपको बताता हूं, अगर आपसे कोई पूछे कि वैसे आप कौन से क्लास में बोल रहे हो, 11th में क्या पढ़ा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, तो आपसे पूछेगा कि बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ, बोलो। तो जैसे अगर मैं बोलूँ, कोई मेरे से पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, बोलो गुजरात में रहता हूँ, अजीब सा लगेगा मुझ में। तो सर वो तो हमको पता है कि गुजरात में रहते हो, बोले हम भी यही मुझ में। अगर आप मुझसे पूछे सर आप कहाँ रहते हो, तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं गुजरात में रहता हूँ, तो दिस इज नॉट अ रेलिवेंट आंसर। कोई अगर आपसे पूछ रहा है कहाँ रहता है, मतलब ही और शी वांट्स टू नो योर एग्जैक्ट लोकेशन और एटलीस्ट सम आइडिया। आप चलो उसको मकान नंबर मत बताओ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा, जैसे मैं बोलूँ कि ना मेरा जो रेसिडेंस है वो राष्ट्रीय सोसाइटी में है, तो एक आइडिया है मुझे ना कि ठीक है भाई। अब अगर वो यहाँ का होगा तो उसको ये आइडिया आ जाएगा, हमें पता है कि सामने वाला पर्सन या नहीं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जो रहता है मुझमें, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है, ऑर्बिट में नहीं। ऑर्बिट तो क्या है, रास्ता है। द पाथ अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन रोटेट इज नोन एज ऑर्बिट एंड द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन रिसाइड इज नोन एज ऑर्बिटल। तो ये छोटा सा आपको बताया, इसमें इतना ज्यादा नहीं है। अफबाउ रूल जैसे ना, अफबाउ ने एक रूल, अफबाउ रूल, ये जो अफबाउ है ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, पहली बात तो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, इस वर्ड का मतलब है द वर्ड, ये सब रीजन के द वर्ड अफबाउ मींस बिल्डिंग अप। क्या मतलब है इसका, बिल्डिंग अप। It is also known as N plus L rule। क्या बोलते हैं इसे, यहाँ पर एनर्जी देखी जाती है, इट इज ऑल्सो नोन एज N plus L rule। अब ये रूल क्या है सर, मतलब आप सर अफबाउ रूल तो बताओ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस filling of electron around nucleus occur in, ये इंक्रीजिंग का सिंबल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। और हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी ऑफ सबशेल का फॉर्मूला है N प्लस L। बोले सर ये N क्या और L क्या, N क्या और L क्या, तो N इज प्रिंसिपल, हियर N इक्वल टू प्रिंसिपल, ऐसा लिखो प्रिंसिपल, ध्यान रखना भाई, होता है ना समझ में, अपन को प्रिंसिपल लिखना था प्रिंसिपल लिख दिया और आगे N इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल ना, बड़े बड़े टर्म से घबराना नहीं है, समझ आए। L इक्वल टू क्या है, AZI अजीमुथल क्वांटम नंबर, आई क्या बात सामने। N इक्वल टू
प्रिंसिपल एल इक्वल टू एजिमुथल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और ये एजिमुथल क्वांटम नंबर है। कोई आपत्ति? बोलिए। शक शंका समस्या? अभी इसे एनर्जी कैसे निकाल बोले सर एनर्जी निकाल के दिखाओ मुझे, तो हम एग्जांपल देखते हैं। मान लो मुझे एनर्जी निकालना है, इसकी एनर्जी हम निकालते हैं। सपोज फाइंड, क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड एनर्जी ऑफ 2p 3s 4d 5f। इन सब की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। 2p की एनर्जी निकालो, 3s की एनर्जी निकालो, 4d की, तो भाई तो जो आगे नंबर लिखा होता है इसको बोलते हैं n। ये क्या है? n। जो आगे नंबर लिखा है ये है n की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? n की वैल्यू। और जो पीछे है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर, मतलब सर उसकी वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो एजिमुथल l की वैल्यू की एक टेबल बना रहा हूं, है ना। तो l की वैल्यू की टेबल यहां बनाऊं, चलेगा? दिखाई देगा? तो दो कॉलम बनाते हैं हम। शेप ऑफ सबसेल और उनकी एल वैल्यू। चार शेप होते हैं, एस, टी, बी और एस की एल वैल्यू होती है 0, पी की 1, डी की 2 और एफ की 3। ये आपको याद करना पड़ेगा, 0, 1, 2 एंड 3। ये क्यों और कैसे आई ये अभी सवाल नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू असाइन की गई है, उनको दी गई है। क्या करी गई है? दी गई है। तो 0, 1, 2 एंड 3। अभी आप निकालो 2p का, 2p की एनर्जी निकालो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? n की वैल्यू क्या रखोगे? 2। l की वैल्यू क्या आएगी? 1। कितनी आ गई? 3। 3s की 3 प्लस 0 3, 4 प्लस 2 6, 5 8। और अगर मैं इसे कहूं कि ऑर्डर में अरेंज करो तो अब कंफ्यूजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो समस्या होगी ना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले से तो इन दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है। इन दोनों की एनर्जी क्या है? इसकी भी 3 और इसकी भी 3। तो हम तो बोलेंगे कि एनर्जी ऑफ 2p इक्वल टू एनर्जी ऑफ 3s। ऐसा नहीं होता। जिनका एनर्जी इस फॉर्मूले से सेम आती है उसमें जिनकी आ रहा सामने, अभी देखो 2p होती है, तो जिसके n की वैल्यू कम होती है, जिसके n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी ज्यादा मानी जाती है। थ्योरेटिकली तो क्या आ रही है? दोनों की सेम आ रही है, लेकिन प्रैक्टिकली 2p की एनर्जी 3s से ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? 3s। आंसर। सबसे ज्यादा एनर्जी 5m की, 5m के बाद 4d के बाद 2p, 2p के बाद 3s। 5m की कितनी आएगी? 8। 4d की कितनी आएगी? 6। इसकी कितनी आएगी? 3। इसकी आएगी 3। क्लियर है? तो भाई ये यहाँ बॉटम में जो लिखा है मैं प्रोनाउंस भी कर रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा हो तो ध्यान से समझना। 5m 4d 2p एंड 3s। 5m की सबसे ज्यादा, देन 4d, देन 2p एंड देन 3s। क्लियर है? सो ये है हमारा एनर्जी। तो अभी रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को जो भरा जाता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाता है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? कम एनर्जी में, फिर उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाले में, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में। तो जितने भी ऑर्बिटल्स थे उन सबको अबाउट रूल से क्या कर दिया गया? अरेंज कर दिया गया। और अरेंज करने से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना इजी हो गया। तो वो कैसे अरेंज किया है और उसको समझेंगे। तो पहले हम डालों की हेडिंग आप सबने डाल रखी है, अबाउट रूल। उसमें ये सारे पॉइंट लिखोगे। पहला पॉइंट है द वर्ड अबाउट मींस बिल्डिंग अप, इट इज आल्सो नोन एज n+l रूल। ये रूल यहाँ लिखा है। रूल निकालने के बाद इन दोनों का मीनिंग क्या है? n का मीनिंग, एनर्जी का, ये दोनों का मीनिंग, और यहाँ पर एक एग्जांपल है। क्लियर है? और इसी एग्जांपल की साइड में आप ये टेबल बनाओ। क्लियर है कैसे लिखना है? बोल में इस ऑर्डर में लिखना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे? अबाउट पैटर्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अबाउट पैटर्न और इलेक्ट्रॉनिक। तो अबाउट पैटर्न के बाद हम पढ़ेंगे हर्ट्ज रूल। क्या पढ़ेंगे? हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वो भी देखेंगे। पहले इतना पूरा नोट करोगे, वो नोट कर लो,
फिर हम शुरू करते हैं अबाउट पैटर्न। पहले नोट करिए अबाउट पैटर्न। अब अबाउट पैटर्न क्या है, पहले मैं पूरा फिगर बना रहा हूँ, उसको समझ लो, उसको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स आर वी हैव डिस्कस्ड, सो फास्ट मूवमेंट में ये सब हो जाएगा। वन एज के नीचे टू एज के साथ में बनाओगे 2p, ये उसी के नीचे चलता है। 2s के ठीक नीचे आएगा 3s के नीचे 3p और 3p के नीचे आएगा 3d। तो यहाँ देन 4s 4p 4d और 4 then 5s 5p 5d 5s 6s 6p 6d 6s 7s 7p 7d। बस यहीं तक आपको आवश्यकता पड़ेगी, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी ये सब क्या है, ये सब अलग अलग होटल है और उनमें मिलने वाले कमरे। होटल नंबर 1, होटल नंबर 2, ठीक है, मतलब ये एरिया है, सॉरी ये सब एरिया है। इस एरिया में एस नाम की होटल है, इस एरिया में एस और पी दोनों नाम की सब फ्रेंचाइजीज है ना, अलग अलग। इस एरिया में एसपीडी नाम की 3 होटल है, इसमें 4 होटल है, उनमें भी 4 होटल है और हर एक होटल में अलग अलग कमरे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, समझे? ये सब एरिया और उस एरिया में मिलने वाले डिफरेंट 1 2 3 ये सब क्या है, एरिया है। एसपीडी ये सब क्या है, होटल का नाम। और हर होटल में क्या है, अलग अलग कमरे हैं। वे एस में 1 कमरा है, बी में 3 कमरे और डी में 5 और एफ में 7। भूल गए? डी में कितने कमरे, 5 और एफ में कितने। तो हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरेंगे? तो आपने ऐसा बोला कि देखो सबसे पहले चोर आएगा, वो इस होटल में चोरी करेगा और चोरी करके अपनी गली से भागना। पहले वो इधर आया, चोरी करी, माल वाल निकाला, अपनी गली से भागना। इस एरिया की इस होटल का काम हो गया। फिर दूसरी एरिया के होटल का आया, यहाँ चोरी करी, यहां से निकला यहां, अब यहां उसके भाग्य खुल गए। जैसे ही इसने चोरी करके बाहर निकलता है, देखो बाहर निकलते एक और होटल मिल गया। तो यहाँ उसको मजा आ गया, आपको मजा आ गया ना, दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होती जा रही है। तो चोर का भी ऐसा होता है कि तरक्की होना चाहिए उनकी। तो 2p से 3s, फिर ये बाहर निकले, इन्होंने पतली गली से बाहर आना, पतली गली है, समझ आ रहा है? यहाँ से 3p से गए 4s से बाहर निकले 3d से 4p से 5s से बाहर निकले, पतली गली से बाहर निकले। ये एरो बाहर निकलने का सिंबल बता रहा है कि ये वाला एरो बता रहा है अंदर आ रहे हैं, ये वाला एरो बता रहा है बाहर जा रहे हैं। बाहर निकले और 4d के अंदर, 4d के अंदर आके 5p के अंदर गए, 5p के अंदर आके 6s के अंदर, और यहाँ लाके मैं भी इसको स्टॉप कर रहा हूँ आपके लिए ना। 6s से कहाँ जाएगा, 4s से 5d, 5d से 6p, 6p से 7s, तो 7s तक ये आ जाएगा। तो आपको 7s तक ध्यान रखना चाहिए, बट अभी इतनी आवश्यकता। बट इसका फायदा क्या है, जैसे ये जो आपने बनाया है सांप, ये हमको समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने कहा कि देखो भाई, मेरे न्यूक्लियस के अराउंड मिलने वाले सभी शेल और सब शेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, बट वो आपको आसानी से याद कैसे होंगे, तो उसको याद करने के लिए उसने ये तरीका बनाया, पैटर्न। अब इससे हम ऑर्डर लिखते हैं, इससे जो फाइनल ऑर्डर आया वो फाइनल ऑर्डर आपके लिए बहुत काम का है। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड मिलने वाला फाइनल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। सबसे पहले 1s के बाद 2s। अब 1s की एनर्जी ज्यादा है कि 2s की ज्यादा है, 2s की ज्यादा है, तो सिंबोलिज्म ही आएगा, कैसा आएगा, ऐसा। देन 2p, देन 3p, देन 4s आया समझ में। तो इसके पहले जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग क्या था कि 3p के ठीक बाद 3d था, बट जब ये रूल आया, अबाउ रूल आया, तब पता चला कि नहीं, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाता है, 4s में जाता है। देखो भाई, आप भी कहीं घूमने गए है ना, मान लो हम यहाँ से अजमेर चले गए, अब अजमेर गए, अजमेर तो दरगाह के पास में 2 होटल है ना, वहीं नजदीक में 2। अब हम कौन से होटल में जाएंगे? अब जानवर कैसा होना कि पैसे उगल रहे हैं या महंगी वाले होटल में जाएंगे, दोनों ही सेम क्वालिटी के होटल है,
जिसमें पैसा कम लग रहा होगा वहां चले जाएंगे। तो 3p और 4s में 3p की एनर्जी कम है, 4s की ज्यादा है। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3d, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s आएगा समझ में, 5s के बाद 4d। तो मेरे 4d तक हम इसको यूज करते हैं, 4d तक हम इसको यूज यहाँ करेंगे। अब इसका एक एप्लीकेशन, हाउ टू अप्लाई इट, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको जो भी एटम दिया जाए उसका जो भी एटॉमिक नंबर हो उसको इसमें फिलअप करना शुरू करना है। और आप सबको पता है कि S नाम का प्राणी 2 ही रोटी खाता है, P नाम का प्राणी 6 रोटी खाता है, D 10 और F 14 में कहेंगे तो 14। अब या तो इनको आप रोटियां बोलो या इनको नंबर आप आदमी बोलो, आपको जो अच्छा लगे याद रखने में ना, जिस पैटर्न में आप याद रख सकते हो, सबके अलग अलग तरीके होंगे याद करने के, वो पैटर्न याद यूज कर सकते हो। हम यहाँ लेकर चलते हैं एटॉमिक नंबर 21। अब एटॉमिक नंबर 21 किसका है? स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 21 है मतलब 21 रोटी है, नाउ इट्स बिकम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये इसका क्या आएगा? कॉन्फ़िगरेशन आएगा। क्या आएगा बेटा? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्कैंडियम। तो आप सबने लगभग 50 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, तो हम रिवाइज करें रिवीजन इस फॉर्म में कि हमें पूरा समझ में फिर से आ जाए। अगर कहीं उस समय कोई लूप होल रह गया होगा तो यहाँ क्लियर हो जाएगा। So this is all about the clear. So with the help of this you can make electronic configuration। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से ही पीरियोडिक टेबल अरेंज की गई। जिस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर हुआ उसे S में रख दिया गया, S ब्लॉक में। अभी स्कैंडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? इसका मतलब स्कैंडियम D ब्लॉक का एलिमेंट है। पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, S ब्लॉक, E ब्लॉक, B ब्लॉक और M ब्लॉक। तो कुछ एलिमेंट S ब्लॉक में रखे हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि सर इनको S ब्लॉक में क्यों रखा, तो समझ में है क्योंकि उन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन P में जाएगा उसे P ब्लॉक में, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है उसे D ब्लॉक में, और जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन F में जा रहा है उसे F ब्लॉक में रखा है। समझ में आया? तो ये ब्लॉक में अलग अलग क्यों रखा है, कि उसका एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। क्लियर है? सो दिस इज अबाउट पैटर्न, और उसके बेस पे ये हमने क्या करा, एग्जांपल दे। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि अलग अलग 4-5 एलिमेंट्स की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। रिवीजन में आपको करना है, उसके नीचे कोई भी आप अलग अलग 3-4-5 एलिमेंट ले लो और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो ना। यू कैन डू सम प्रैक्टिस ऑन इट। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट ऑक्टो पैटर्न। नाउ नेक्स्ट ऑक्टो पैटर्न के बाद, उसके प्रैक्टिस के बाद में हम पढ़ेंगे अभी हंट्स रूल। क्या पढ़ने वाले? हंट्स रूल का क्या यूज है वो अभी देखते हैं। पहले ये पूरा पैटर्न बनाओगे, उसके नीचे ये फाइनल अरेंजमेंट लिखोगे। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये याद होगा तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हो। इसको याद करने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी, कम से कम 8, 10, 15, 20, 25 एलिमेंट जितने भी मन चलेंगे आप उसकी प्रैक्टिस करो, बार बार रिपीटिंग। ये प्रैक्टिस करने के बाद में हम शुरू करते हैं तो उसको नोट डाउन करो। Now after the complete revision of Aufbau rule, come to the next revision of the Hund's rule of maximum multiplicity। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और इस पे रूल क्वेश्चन कैसे आता है? एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आता है कि व्हाट इज हंट्स रूल या एक्सप्लेन हंट्स रूल। दूसरा आता है दिस रूल इज यूज्ड इन मेकिंग ऑर्बिटल डायग्राम। इसमें यूज किया जाता है अगर आपको ऐसा कहा जाए कि ड्रॉ द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ गिवन एटॉमिक नंबर, ठीक है, गिवन एलिमेंट, उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो वहां हमें ये बनाने में हेल्प करता है। अब आप सोचो, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में इसको पढ़ाता हूँ ना, फिर उसको रूल लिखवाऊंगा। फिर रूल लिखवाने पहले क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ दी ऑर्बिटल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ऑर्बिटल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका बनाया है?
ऑर्बिटल डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 मास 16। तब ऑक्सीजन का बनाना, तब ऑर्बिटल डायग्राम से क्या मतलब है देखो। तब इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले पॉसिबिलिटी के एक्सपेरिमेंट कैसे अप्रोच करेंगे। तो उसे पता है कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है 8। तो कॉन्फ़िगरेशन तो आप लिख लोगे 1s2 2s2 2p4 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन लिखने में समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब इस कॉन्फ़िगरेशन से डायग्राम बनाना हो कि भाई चलो हमको बताओ, अभी हमने क्या बोला कि पी नाम की होटल में 4 आदमी रह रहे हैं, पी नाम की होटल में 4 आदमी रह रहे हैं। तो 4 आदमी कहां रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि पी नाम के होटल में 3 कमरे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एक ही कमरे में 4 आ गए, चमत्कार हो जाएगा, समझ लो, गैर कानूनी हरकत है ना। सुनिए वो देखना पड़ेगा उसमें कैसा है। तो यही कहता है हंस रूल। हम क्या बताते हैं, ये एस है 1s का फिगर 2s और 2p नाम के पी नाम की होटल की ये 3 कमरे, यस डिवाइड और टी साइड। अभी समझो, इस होटल में 2 आदमी गए, पहले एक आदमी रह रहा है, फिर दूसरा आदमी आ गया, कोई दिक्कत, फिर इसमें एक गया, फिर दूसरा आ गया। लेकिन जब यहां पर गए, सपोज सबसे पहले मैं होटल में गया, मैंने कहा भैया होटल में कमरा खाली है, यहाँ खाली, पूरा होटल ही खाली था, पहले मैं गया तो बोले वाले कमरा में, ठीक है। फिर हमारे भाई साहब यादव जी आए, बोले मैं होटल बोले मुझे रहना है, कमरा खाली है, खाली है यहाँ, ठीक है। अभी हमारे अमीर आया तो ये चेहरे से चालाक दिख रहा था, तो होटल वाले ने क्या बोला, कमरा खाली नहीं है, तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम यादव के साथ सो जाओ। तो उन्होंने या तो मेरे साथ सुला दिया है, यादव के साथ मान लीजिए मेरे साथ सुला दिया, तो गद्दारी होगी ना, समझ रहे हो। 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे भी भरा जा सकता है, क्योंकि हमें तो दिख रहा है 2p4, तो आपने तो 2p4 ऐसे 4 कर दिए। एक तरीका क्या हो सकता है, आपने ऐसा लिया, यहां लिया, यहां लिया और यहां समझ रहे हो, ये सब रॉन्ग है। हंट्स क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल, हंट्स लॉ, द पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती। अभी जैसे मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया ना, ऐसे ही हम एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। सभी को दिख रहा है यहाँ पे? सो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p3। तो जब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाने को दिया जाता है तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 1s में तो एक ही कमरा होता है, इसमें तो फटाफट भर देते हैं। लेकिन जब 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, अभी देखो मैं अगर किसी को बोलूं कि मेरे पास 3 बॉक्स हैं और 3 बॉल करो, तो मैक्सिमम क्या करेंगे, एक ही कमरे में 3 बॉल करते हैं। इसका ऑर्डर ऐसा भी हो सकता है ना कि एक में, क्योंकि उनको पता है कि एक में 2 ही आ सकता है, 2 और 1 ऐसा भी भर सकते हैं इसको। एक पैटर्न क्या हो सकता है, आगे 1 पीछे 2, बट हंट्स कहता है कि ये भी गलत है और ये भी। आप किसी भी व्यक्ति को होटल में कमरा शेयरिंग में रहने के लिए तब तक नहीं दे सकते जब तक कि सारे कमरे भर नहीं जाए। मैं आया, कमरा खाली था, भाई साहब आए, भी खाली, ये आए तब भी एक कमरा खाली था ना, तो इनको खाली कमरे में ही जाना पड़ता। लेकिन जब उसके बाद माहिर आएगा तो उसे फिर शेयरिंग में रहना। लेकिन कभी भी द रूल इज मोस्ट, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सबस्टेंस इज नॉट टेक्स प्लेस अंटिल द ऑर्बिटल बिकम हाफ फिल्ड, जब तक कि वो आधा ना भर जाए। आधा भर गया मतलब समय एक आ गया ना। डी में कितने कमरे हैं 5, तो सारे के सारे 5 हाफ भर जाने चाहिए, यानी सब में एक आ जाना चाहिए। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, पेयरिंग
शुरू कर सकते हो, अदरवाइज पेयरिंग शुरू नहीं कर सकते। कुछ बात समझ है ना? तभी डी वाला भी एक केस ही कहूंगा। ऑक्सीजन वाला केस है। तो ऑक्सीजन का करेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम क्या है? द करेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन 1s2, पहले एक भरा फिर पेयरिंग करेंगे, फिर 2s में गए, 2s में एक आखिरी गया फिर पेयरिंग करेंगे। लेकिन 2p में 1 2 3 पहले 3 गए फिर ये चौथा वाला यहाँ जाए। तो दिस इज करेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। मैंने रूल अभी बोल दिया है, सुनो ना। व्हाट इज हर्ट्ज रूल? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल इज नॉट टेक्स प्लेस until the given orbital become half filled, until the given orbital become half filled। मतलब पेयरिंग तभी होगी जब सारे कमरे आधे भरे, हर कमरे में एक एक आदमी रहने बचेगा, तब हम शेयरिंग पे देंगे। इसीलिए नाइट्रोजन का भी क्या बनेगा? द करेक्ट ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द नाइट्रोजन इज 1 1 1। पेयरिंग नहीं कराना है, ये करेक्ट है। समझा है? समझो क्लियर है ऑर्बिटल डायग्राम? दिस इज अबाउट हर्ट्ज रूल। अभी आपको एक सर पाउली रूल, पाउली रूल इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि पाउलिंग रूल पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना है? क्वांटम नंबर, तब आपको पाउलिंग रूल समझाएगा। लेकिन पीरियोडिक टेबल पढ़ने से पहले इतना रिवीजन काफी है उनमें। अभी मैं एक एग्जांपल और लूंगा, एन एग्जांपल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो ताकि आपको डी का भी समझ में आ जाएगा कि डी का ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनता है। और ऑर्बिटल डायग्राम हमेशा वैलेंस शेल का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है? तो हम लास्ट शेल का, यानी कि पूरे का। तो आपको इसीलिए मैं डी का एग्जांपल लूंगा। तो ये हो गया। तब आपको उसको लिखना कैसे है? जब हर्ट्ज रूल आप पूरी हेडिंग डाल लोगे, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से कराया है। आप पहले लिखोगे रूल, रूल के नीचे, समझ में आया भाई? तो मैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। हेडिंग डालने के बाद पहले आपको रूल लिखना है, जो मैंने बोला है, और वो रूल लिखने के बाद ये एग्जाम्पल लिखना है। और इसके नीचे और 2 एग्जाम्पल आएंगे, 2 एग्जाम्पल मैं करूंगा, 2 कुछ भी आप मन से ले लीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले इसको नोट करूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन हर्ट्ज रूल। हर्ट्ज रूल के ऊपर ऑर्बिटल डायग्राम पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं 2 एटॉमिक नंबर लेता हूँ जिससे आपको बेसिक आइडिया आएगा। मतलब ऐसे एटॉमिक नंबर जहां से आपको डी के बारे में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्रोमियम विच इज एटॉमिक नंबर 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24। या एटॉमिक नंबर वेनेडियम ले लेते हैं। वेनेडियम से वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23। और वेनेडियम के बाद आयरन, आयरन ले लें। आयरन एटॉमिक नंबर 26 की रखा है। पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन बना लेता हूं। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 4s2 3d3। आई बात समझ में? नाउ अब हमको क्या देखना है? वैलेंस शेल। क्या देखना है? लास्ट हमें हमेशा ऑर्बिटल डायग्राम ये सभी का नहीं बनाना है। ऑर्बिटल डायग्राम जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 15 या 20 से ज्यादा हो ना, तो आपको सभी का नहीं बनाना है। हमेशा किसका बनाया जाता है? लास्ट शेल का बनाया जाता है, लास्ट ऑर्बिट का। तो देखो लास्ट ऑर्बिट क्या है? 4s है। लास्ट ऑर्बिट क्या है? 4s और 3d। लास्ट ऑर्बिट क्या है? 4s। तो डी में 4s और 3d का बनेगा। किसका बनेगा? 4s और 3d। तो देखो 4s और 3d ऐसा लिख देता हूं। 4s नाम की होटल में एक ही कमरा होता है, लेकिन 3d नाम की होटल में 5 कमरे होते हैं। तो अभी आप लोगों को समझ आ गया कि ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? एक एक करके जाएंगे ना, पेयरिंग नहीं होगी। तो कैसा आएगा? यहाँ एक फिर यहाँ 1 2 3। आई बात समझ में? पेयरिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ 2 यहाँ 1 1 1 1। मान लो क्रोमियम लेते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 1 2 3 4। मैंगनीज लेते हैं, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5। अब 26 का देखो, 26 में सब कुछ यही आएगा, कॉन्फ़िगरेशन लगभग सब कुछ यही चलेगा। आखिरी में आएगा 4s2 3d6 4s2 3d। यहाँ आ जाएगा 4s2, यहाँ आ जाएगा 3d6। क्लियर है? तो जो 4s2 3d6 है, 4s2 3d6, इसका फिगर कैसे बनेगा? ऑर्बिटल डायग्राम 4s का तो ऐसा कैसे ही बनेगा, लेकिन 3d में
5 कमरे हैं और 6 आदमी। पहला एक को दिया, फिर एक को दिया, फिर एक को दिया, फिर जब ये होटल आधा भर गया, अब जो नया आदमी आया उसको बोलेंगे भाई आपको शेयरिंग करना पड़ेगी। दिस इज द ऑर्डिनरी डायग्राम ऑफ आइलैंड। एटॉमिक नंबर 26। तो दो प्रैक्टिस इसी तरह से डी ब्लॉक किया, कोई भी और 2-3 एलिमेंट लेना जिनके ऊपर हम उनके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन विद आउटबाउंड रूल एंड हंट्स रूल। इससे हमें फायदा क्या हुआ? पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड 4 टाइप की शेल होती है, सब शेल S, P, D एंड F। इसलिए पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं। आया में तो पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में क्यों डिवाइड किया गया है वो यहां से समझ में आता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। नो अब बढ़िया से हेडिंग डालो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लोग अब पूरी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है और क्या है। सबसे पहले तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मोस्ले। ठीक है, तो मोस्ले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, अकॉर्डिंग टू मोस्ले, periodic properties of an elements are in increasing order of their atomic number, not mass number। क्योंकि मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी, जो पुरानी पीरियोडिक टेबल थी, वो मास पे बेस्ड थी। उन्होंने कैसे अरेंज किया? मास, मतलब सबसे पहले कम मास, फिर जिसका ज्यादा मास, फिर हेवी मास। सो बाद में मोस्ले आए, उन्होंने कहा कि नहीं, इससे ये काम नहीं बनेगा। सो उन्होंने एटॉमिक नंबर। अब पीरियोडिक टेबल क्यों दी गई थी? क्योंकि पीरियोडिक टेबल से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत आसान है। कैसे याद रखना आसान है? एक छोटा सा एग्जांपल फास्ट मोड में देता हूं। मान लीजिए 100 आदमी है, ठीक है, 100 पीपल्स हैं उनमें, और अगर मैं बोलूं कि हर एक आदमी की अपनी खासियत है, मतलब उसका हाइट, उसके लेंथ, उसका वेट, उनका फेशियल कलर और डिफरेंट सब है, 100 आदमी है, और मैं बोलूं कि चलो भैया आपको किसी एक को बोला कि आपको पूरे 100 आदमी का ये डेटा याद रखना है, तो बहुत मुश्किल है। कैसे याद रहेगा? फलाना आदमी, ये वाला कलर, उसका आदमी, तो किसी की हाइट मिक्स हो जाएगा, किसी का कलर मिक्स हो जाएगा, किसी का ड्रेस का कलर मिक्स हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या करा, उन 100 आदमियों को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, सब में से डेटा निकाला, मैच किया और कहा कि देखो ये जो 20 आदमी है इन सब में सिमिलरिटी है, ये 20 आदमी में सिमिलरिटी है, ये 20 आदमी में सिमिलरिटी है और ये 20 आदमी में सिमिलरिटी। तो आपको अब क्या करना है, सिर्फ 5 ग्रुप की ही प्रॉपर्टी याद करनी है, सारे 100 याद करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से फायदा ये हो गया कि एक ग्रुप में, एक पीरियड में जो एलिमेंट, एक ग्रुप में जो एलिमेंट आ रहे हैं, उन सब एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट मैक्सिमम प्रॉपर्टी क्या है, सेम। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, उसी को कहते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो मोस्ले ने मेंडलीव की तरह ही पूरी पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, वर्टिकल कॉलम जिन्हें कहते हैं ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो सो वर्टिकल कॉलम ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रो पीरियड। और मोस्टली की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे? टोटल 18 ग्रुप थे। कितने ग्रुप थे बेटा? 18 ग्रुप, टोटल 18 ग्रुप्स इन न्यूमेरिक नंबर। न्यूमेरिक में देखा जाए तो कितने थे? 18 न्यूमेरिक में है ना, अभी रोमन में बताऊंगा मैं कितने थे। 18 और पीरियड कितने हैं? 7 पीरियड। कितने पीरियड है? 7। तो टोटल 7 पीरियड। इतनी बात समझेंगे? तो वो 18 ग्रुप और 7 पीरियड कौन कौन से हैं, पूरी पीरियड टेबल को मैं यहाँ पे आप लोगों की सुविधा के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको देखोगे, आपको इंतजाम भी करना है। ये फास्ट मोड में रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको ध्यान दें। यहाँ पूरी पीरियड टेबल के बीच में आता है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कभी भी यहाँ नहीं लिखा जाता क्योंकि उसकी प्लेस फिक्स नहीं, लेकिन हम उसे याद करने के लिए यहाँ पे इंक्लूड करते हैं।
ऐसी कुछ पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई देती है। इस तरफ होता है एस ब्लॉक, ये पूरा है पी ब्लॉक और यहाँ बीच में है डी ब्लॉक। तो सर एफ ब्लॉक क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि अभी 11th स्टैंडर्ड में हमें एफ ब्लॉक की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। एफ ब्लॉक का पूरा आपको 12th में अलग से टॉपिक है, डिटेल में हम डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन उसके 2 कॉलम नीचे दिए होते हैं। सो आपको एफ ब्लॉक पर अभी बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, डी ब्लॉक पर भी थोड़ा सा फोकस करना है। अभी मैं आपको 18 दिखा रहा हूँ कि 18 कहाँ है और उनके नंबर कैसे दिए गए हैं वो हमें करना है। तो देखो आपको याद करने के लिए मैं यहाँ पे हाइड्रोजन रखा है, तो सारी पहले तो ट्रिक रिवाइज कर देता हूँ। ये सारे ट्रिक्स आपको याद होना चाहिए। ये जो है इसे रोमन में ग्रुप 1 कहते हैं और ग्रुप 2 कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रुप 1 ग्रुप 2। ये ग्रुप रोमन में होंगे और न्यूमेरिक में भी इसका 1 है और इसका 2 है। लेकिन जो ये पोटेशियम है 19 है, कैल्शियम है, इसके बाद आता है स्कैंडियम, ठीक है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। मैंने सबके लिए ट्रिक दी है, ठीक है? न्यूमेरिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जैसे ये लास्ट वाला है, इसको ग्रुप 18 भी कहा जाता है और ग्रुप 8 भी कहा जाता है। तो 8 किस रिस्पेक्ट में कहा जाता है? तो देखो यहाँ जो 1 2 है, अभी रोमन में 1 2, रोमन में 3 4 5 6 7 आ गया। 7 के बाद में ये जो तीनों हैं इनको मिलाकर इन तीनों को एक साथ रोमन में 8 कहा जाता है। रोमन में ये पूरे की पूरी क्या है? 8 है। और फिर वापस से 1 2 3 शुरू हो जाता है। तो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो ऐसा चलेगा 1 a 2 a 3 a 4 a 5 a 6 a 7 a then 8। अगेन 1 b 2 b 3 b 4 b 5 b 6 b 7 b 8 b। तो ध्यान से देखोगे तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको 2 तरह से मॉडल है, जैसे 1a भी है 1 भी है, 2a भी है 2 भी है। ऐसे यहाँ पे 3a के साथ में 3 लिखा होगा, ऐसे यहाँ पे 11 के साथ में 1 लिखा होगा 1b। तो ये 1a क्या है? ये कई सारे टीचर्स को भी कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट को भी कि 1a 1b क्या है। तो इस टेबल के आने से पहले कौन सी टेबल आई थी? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मान लो थोड़ी देर के लिए ये दिख रहा है भाई? यस दिख रहा है। मान लो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है। अब मेंडलीव ने क्या किया था? पूरी पीरियोडिक टेबल को 8 कॉलम में डिवाइड किया था और हर कॉलम के 2 पार्ट थे। इसको नाम दिया था 1a 1b, 2a 2b, 3a 3b। उसने ऐसा रखा था। लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई, क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल गलत थी, उसको रीअरेंज किया। तो जब उसको रीअरेंज किया तो रीअरेंज करने के बाद लोगों ने मोजले से क्या सवाल पूछा कि भैया जो एलिमेंट मेंडलीव की टेबल में
3b में थे वो आपकी टेबल में कहाँ है? तो ऐसा तो होता है कि यहाँ है, यहाँ है। उसने क्या करा, उसकी टेबल में मेंडलीव को भी जगह दी। देखो कि मतलब मेंडलीव ने जो जो एलिमेंट दिए थे वो मेरी टेबल में कहाँ है वो ढूंढ लो। तो देखो तो भैया मेंडलीव ने जिन एलिमेंट्स को 3b में रखा था, 3b में, वो यहाँ है। वहां पे यहाँ थे, मेरे इसमें यहाँ पे है। जिन एलिमेंट को उन्होंने 1a में रखा था वो यहाँ पे है। बोले 1b वाले कहाँ गए? 1b वाले ये रहे। आया सामने? तो ये जो रोमन में और न्यूमेरिक में, तो न्यूमेरिक के हिसाब से 18 ग्रुप है, रोमन के हिसाब से 8 ग्रुप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहा ना? यहाँ से 8, इधर से भी 8 काउंट करना है। ऐसा में तो अब इस पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए मैंने आपको निमोनिक्स दी है, अलग अलग ट्रिक्स दी हैं ग्रुप वाइज। कैसे दी है मैंने? इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबकी प्रॉपर्टी सेम है, इनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम। तो पहले इसकी मैं ओरली रिवाइज कर रहा हूँ, ये पूरी आप सबके पास लिखी हुई मैजिक नंबर के साथ में। तो आपको ये पूरा अच्छे से रिवाइज करना है ताकि हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ सके। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद या रूबी से फरियाद, अब ना, या हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी या रोए, जो आपको अच्छा लगे। बी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। फिर आ जाओ पी ब्लॉक पे, बैंगन आलू गाजर इन ठेला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, सी से कहे सीता जी सुनो प्रभु। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, उससे टीपो, हिंदी में पढ़ना है, उससे की स्पेलिंग क्या हुई? OSSE। इन दोनों तीनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? उससे बॉय, उससे टीपो। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई। हेमंत ने आकर 0 रन बनाए, क्या है? HE से हेमंत ने आकर, आकर ARKR एक साथ पढ़ोगे, आकर कर, ठीक है। या हेमंत ने आकर 0 रन बनाए। एस ब्लॉक हो गया। नाउ कम टू डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए साइंस टीचर पहली ट्वेल्थ मांगे फेयर कॉपी निखिल कुमार झंडू से, निखिल कुमार झंडू। आप यहाँ पे NI की जगह कोई भी वर्ड लगा सकते हो जो आपको वर्ड अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, यार जहीर नवाब मोहम्मद तुगलक की रूह पड़ेगी अगर कैडबरी रानी को देगा। रानी का है ये, क्लोरीन इज द क्वीन ऑफ केमिस्ट्री, है ना, उसको बड़ी सुंदर माना जाता है। तो यार जहीर नवाब मोहम्मद यार तुगलक की रूह पड़ेगी अगर कैडबरी रानी को देगा। तो रानी को तो स्टेटमेंट पूरा करने के लिए लगाया गया है। बाकी आपको डी ब्लॉक में सिर्फ ध्यान रखना है, आप हर स्टूडेंट को 11th क्लास से 12th में जाना कंपलसरी हो। अगर वो 12th में जाना चाहता है तो मैं प्रैक्टिकल में 3 पास करूँ। पहले 30 एलिमेंट तो याद होने ही चाहिए कंपलसरी, फर्स्ट 30 एलिमेंट तो याद होने चाहिए, फर्स्ट 30। उसके बाद एस ब्लॉक पूरा और पी ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, 30 तक एलिमेंट और एस ब्लॉक पूरा और पी ब्लॉक, ये सारे एस ब्लॉक के हैं, ये सारे। आप इन सब का 1 से लेके 2, लिथियम से लेके 2 नाइट्रोजन नियॉन तक हर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देखो, आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन उसी ब्लॉक में जाएगा। जैसे इसमें एस में जाएगा, इनमें पी पे जाएगा, और यहाँ तो हम देख ही चुके हैं इसमें डी में जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इतनी हमें टेबल की आवश्यकता जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना आना चाहिए और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, सो दैट वी कैन लर्न और अंडरस्टैंड पीरियोडिक properties. So in the next lecture we will cover periodic properties in the complete detail. So go through it, write it once again, make the mnemonics, learn the mnemonics, practice on modern periodic table. And especially 11th class में आपको केमिस्ट्री में सिर्फ मेरे ही नोट्स को फोकस करना और रिफर करना है, आपको इवन एक्सरसाइज भी देखने की अभी जरूरत नहीं है। रीड द NCERT एंड माय नोट्स ऑन लेवल, और कुछ भी ज्यादा आपको एक्स्ट्रा भी करना नहीं है, ठीक है। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लो इसको अच्छे से।